हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 सेक्शन को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिख संप्रदाय की। देखते हैं सिख संप्रदाय को। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के ये प्रथम गुरु थे। इनका नाम था गुरु नानक। सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे। इनके नाम थे गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोबिंद, हर्ष राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। ये 10 गुरु थे सिखों के। आगे बात करेंगे यहाँ पर। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। भाई लहना जो थे तो एक गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को ये 22 मंजियों, गद्दियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक जो है ये सिख के अधिकार में रखी गई थी। मतलब प्रत्येक एक गद्दी थी तो ये एक सिख के अधिकार में रखी गई थी। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी ये बीबी भानी को, ये रामदास की पत्नी थी, बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। उनकी पत्नी जी ये बीबी भानी थी, उनको अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर ये अमृतसर शहर बना है। अमृतसर शहर जो है तो ये इनकी पत्नी जो है ये बीबी भानी को अकबर द्वारा भूमि प्रदान की गई थी, उसी पर बना है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। सिखों का ये पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसका संकलन किया गया है गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1604 ईस्वी में। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया था। ये राजकुमार खुसरो की सहायता इन्होंने की थी, इसी कारण इन्हें जहांगीर ने फांसी पर चढ़वा दिया था। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। इन्होंने जो है तो ये तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा ये मसनद प्रथा चलाई थी, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग जो है ये गुरु को देना पड़ता था। ये मसनद जो प्रथा चलाई गई थी, इसके अनुसार ये सिख जो भी सिख होते थे तो उनको जो है अपनी उनकी जो आय होती थी उसका 10वां भाग किसको, गुरु को देना, अपने गुरु को देना होता था। आगे बात करेंगे सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा ये गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं जो है उपदेश इसमें समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं किसकी हैं तो ये सिख गुरु तेग बहादुर की हैं। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों में से ये जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। जहांगीर के द्वारा दिया गया था गुरु अर्जुन देव को, और जो ये गुरु तेग बहादुर को दिया गया था मृत्युदंड किसकी, औरंगजेब के द्वारा। आगे बात करेंगे यहाँ पर सिखों के 10वें एवं जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने, ये अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय जिसको खालसा पंथ में एक जो सैनिकों का संप्रदाय था उसको खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। इसकी स्थापना उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा कहकर पुकारा। जो भी संपूर्ण सिख समुदाय था उसको खालसा कहकर पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे जो पुरुष होते थे उनको सिंह लगाना होता था तथा जो महिला होती थी उनको कौर लिखना होता था तथा प्रत्येक को जो ये 5 चीजें धारण करनी होती थी, केस, कंघा, कृपाण, कक्षा और कड़ा, ये धारण करना अनिवार्य हो गया था सिखों को। गुरु गोविंद सिंह की ये नादेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नादेड़ ये जो हजूर साहिब थे, इनके द्वारा गुरुद्वारा स्थित है यहाँ पर। आगे बात करेंगे यहाँ पर बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा जो है ये लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम ये सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद सिंह। गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन है। गुरु नानक का जन्म जो है तो ये 1469 ईस्वी को
तलवंडी नामक ये वर्तमान जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने ये नानक पंथ चलाया था। अपने ये शिष्य भाई लहना को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और भाई लहना ये गुरु अंगद के नाम से जो है सिखों के दूसरे गुरु बने थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो ये किसको घोषित किया था? भाई लहना को। देखती है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? ये किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? ये गुरु अंगद सिंह ने। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी गुरु अंगद ने। नेक्स्ट है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। तो ये गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। चौथे, गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अकबर द्वारा प्रदान की गई इस भूमि पर अमृतसर शहर बना है। पहले उस शहर का नाम था रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम जो है ये अमृतसर पड़ गया। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? ये दी थी किसको? रामदास की पत्नी थी बीबी भानी को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित है कौन? ये गुरु अर्जुन देव ने ये मतलब ग्रंथ की रचना की, आदि ग्रंथ की। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों, गद्दियों अथवा भागों में बांटा है। प्रत्येक मंजी जो है ये मंजी एक सिख के अधिकार में रखा गया और दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी क्रमशः जो ये सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक हैं, गुरु हरिगोबिंद से संबंधित हैं। ये मीरी और पीरी किससे संबंधित है? तो ये गुरु हरिगोबिंद से संबंधित है, गुरु हरगोबिंद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ये की थी किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इसी कारण इन्हें जो है यह मृत्युदंड दिया गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया। वहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः जो है कुछ आर्थिक सहायता भी दे दी। जहांगीर इस घटना से जो है गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर जुर्माना लगा दिया, जिसे देने से गुरु ने इनकार कर दिया। तो गुरु को फिर बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें जो है मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः ये सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1581 से लेकर ये 1606 ईस्वी के द्वारा कराया गया और सिख संप्रदाय की इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर और बाबा ये फरीद, नामदेव और रैदास की आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। इसमें आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं जो है तो सिख ये गुरु तेग बहादुर की हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? ये मृत्युदंड दिया गया था किसको? गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। सबसे पहले बात यहाँ पर हम कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव को किस कारण और जो है किसके द्वारा दिया गया था मृत्युदंड। तो ये 1581 से लेकर 1606 ईस्वी में दिया गया था। सिखों के पांचवें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शाहजादा जो ये खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में ये तरन तारण नामक स्थान पर उसे गुरु अर्जुन से भेंट हो गई और उसने जो है उनकी सहायता कर दी। इसी कारण जो है जहांगीर रुष्ट हो गया था और 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये 1664 से लेकर 1675 ईस्वी सिखों के नवें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली है और औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। यहाँ पर मतलब अलग अलग जो विद्वानों के द्वारा अलग अलग कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं, अपितु जो है ये धार्मिक कारणों से हुई थी। और औरंगजेब की बहुचर्चित ये कठमुल्लावादी जो ये विचारधाराएं और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा ये गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड इसी कारण दिया गया था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की ये मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? ये जिम्मेदार था गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। किसकी? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? हेमकुंड में। हेमकुंड कहाँ? चमोली जिला उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जन्म हुआ था किस सिख गुरु थे? गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का। इनका जन्म तो ये 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में हुई है नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ये नांदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है यहाँ पर। देखेंगे नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। उसको इन्होंने जो है खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने सैनिक संप्रदाय था इसको खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था लगभग जो है 300 ईयर्स पहले। खालसा पंथ की स्थापना जो है अंतिम ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है ये 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की जाती है। और खालसा पंथ की स्थापना जो है तो लगभग ये 300 ईयर्स मतलब लगभग कि ये 300 वर्ष पहले हुई थी। देखेंगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे 10वें गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव या लक्ष्मण देव। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है मराठा राज्य और उसके संघों की। मराठा राज्य और उसके संघों की। शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 ईस्वी में जो है ये शिवनेर के दुर्ग जिले में दुर्ग में हुआ था। यहाँ पर मतलब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। कभी कभी डेट में जो है क्या होता है यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सी डेट मतलब दी हुई है। शिवाजी के जन्म की 2 मतलब डेट दी हुई है, 6 अप्रैल 1627 और दूसरी जो है तो ये 19 फरवरी 1630 शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक होता है, उसके बाद ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। वो शिव के महान विद्वान बनारस के पंडित थे विश्वेश्वर भट्ट उर्फ जो है ये गागा भट्ट उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हैं और उनका राज्याभिषेक कराते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। आगे बात करेंगे यहाँ पर मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था, न किसी विशेष जो है समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार जो है तो ये महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे। उन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया था और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने मतलब कहा कि जो ये राष्ट्रीयता की भावना है इसको मतलब संगठित करने के लिए हमें जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करनी चाहिए। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी और जो है शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की ये उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर बीजापुर के सुल्तान जो कि 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अनुभवी एवं ये विश्वस्त जो सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था, किंतु ये कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। शिवाजी जो है एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, उन्होंने उसका वध कर दिया। किसका? अफजल खान का, जो कि बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। कब? 1659 में, 1659 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य जो है ये पुरंदर की संधि होती है।
1665 ईस्वी में संधि होती है एक शिवाजी और जयसिंह के मध्य में, पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है जिसे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में जो है कैद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत क्या था, 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें शामिल थे कौन कौन, तो देखिए इसमें जो है देखते हैं कौन कौन शामिल थे। पेशवा जो शामिल थे, पेशवा जो थे वो राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा जो ये मजमू आधार था तो ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाक्य नवीस या मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों तथा ये दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। और जो सचिव अथवा ये स्वरनवीस होता था ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने का काम करता था। सुमंत या दबीर ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सुमंत या दबीर तो ये विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर ये नौबत या सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करते थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर जी ये पंडित राव थे, तो पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुष्ठानों का दायित्व निभाते थे। न्यायाधीश जो होते थे तो मुख्य न्यायाधीश का कार्य करते थे। राजा राम जो कि 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शाहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम जो था तो ये 1689 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक ये शाहू प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व कर रहा था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई जो थी उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जो जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय नेतृत्व जो है मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो है मतलब ये औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उस समय ये मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ये नेतृत्व किसके हाथों में था, ताराबाई के हाथों में था। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल एवं कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने जो है बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था और नवंबर 1713 के जो केवल मतलब बालाजी तथा उसके परिवार के लिए नहीं अपितु ये संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता जो है छत्रपति के हाथों से निकलकर किसके पेशवा के हाथों में जा चुकी थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल जो था तो ये 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक था। बालाजी विश्वनाथ जो थे तो इनका शासनकाल ये 1713 से लेकर 1720 ईस्वी के बीच में रहता है। और 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल ये 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहता है। बाजीराव जो थे तो ये 1740 ईस्वी में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने और 1761 ईस्वी तक ही पेशवा बने रहते हैं। माधवराव का जो शासनकाल ये मतलब मैचिंग में बहुत पूछ लिया जाता है कि किसका शासनकाल जो है कब तक रहा था, तो ये माधवराव का शासनकाल जो रहता है तो ये 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद जो है पैतृक बन गया था। इसके पुरोहित शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में जा चुकी होती है। 1750 ईस्वी में ये संगोला की संधि होती है। इसके तहत जो है ये संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल ये नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो है ये पेशवा बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर मराठा काल में सरजामी प्रथा होती है, एक ये भू राजस्व प्रशासन से संबंधित होती है। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजमी भूमि उनके निर्वहन के लिए जो है प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद ये 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर जाता है। उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की और अपनी वापसी से पहले जो है अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह इमादुल मुल्क को साम्राज्य का वजीर और ये रुहेल सरदार जो कि नजीबुद्दौला नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला जाता है। ये सब कार्य कौन कर जाता है, ये अहमद शाह अब्दाली जो मतलब ये दिल्ली में प्रवेश कर जाता है 1757 ईस्वी में। आगे बात करेंगे यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ये 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच होता है, जिसमें मराठे जो है अफगान सेना से बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। और काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने कहा कि ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव की एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई जाती है, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो जो है गणना मतलब पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। पानीपत की लड़ाई का जो है तात्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के द्वारा, ये अहमद शाह अब्दाली का वायसराय था तैमूर शाह,
मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। मतलब यहाँ पर जो ये अहमद शाह अब्दाली का वायसराय था तैमूर शाह, इसको मराठों के द्वारा जो है लाहौर से निष्कासित कर दिया गया था, इसी का ये बदला लेना चाहता था। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी और होलकर वंश जो है इंदौर का बीज था। मैचिंग में मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि होलकर वंश की शासिका कौन थी, या होलकर वंश मतलब कहाँ पर काबिज था, तो होलकर वंश जो है ये इंदौर पर काबिज था। होलकर वंश का संबंध इंदौर से था और अहिल्याबाई ये होलकर वंश की अंतिम शासिका थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन पहला है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो यहाँ पर सभी कारण सही है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति एवं उच्च नेतृत्व शक्ति, ये सभी यहाँ पर सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मतलब ये मैप दिया है और यहाँ पर जो ये छाया वाला क्षेत्र है ये पूछा जा रहा है, ये किसके साम्राज्य को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है मराठों के साम्राज्य को दर्शाता है यहाँ पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को हराया था ये शलहार के युद्ध में। शलहार का युद्ध भी बहुत पूछा जाता है, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। शिवाजी ने 1672 ईस्वी में शलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म ये 1627 या 1630 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की गई? जन्म होता है 1627 ईस्वी में और 1674 ईस्वी में ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं शिवाजी। नेक्स्ट है, कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये भेजा गया था अफजल खां को। देखते हैं नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये कैद थे कहाँ पर? आगरा में। जब ये मुगलों की कैद से भागे थे तो ये आगरा में कैद थे उस समय। और समय था ये औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर दिया था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी थी कहाँ? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी थी कहाँ? रायगढ़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी कहाँ पर? रायगढ़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कहाँ पर? रायगढ़ में, जो कि मतलब शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, उसी में। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। शिवाजी के गुरु रामदास जी थे, उन्हें समर्थ दास भी कहा जाता था। इनकी महत्वपूर्ण रचना है दास बोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। शिवाजी और मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का जो है उल्लेखनीय योगदान रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से संबंधित कुछ घटनाएं दी हैं, इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले घटना होती है यहाँ पर, सबसे पहले चाकन के किले पर विजय होती है। उसके बाद ये अफजल खां का प्रकरण होता है। सबसे पहले ये मतलब क्या होता है, सबसे पहले चाकन के किले पर विजय होती है, उसके बाद ये मुगलों से मतभेद हो जाता है। उसके बाद जो ये अफजल खां का प्रकरण होता है, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना सबसे बाद में होता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन ए। इनकी सबकी हम डेट भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डेट जब तक नहीं याद होगी तब तक हम इनका जो है सही अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो हमें एग्जैक्ट डेट याद होना बहुत जरूरी है। चाकन किले पर विजय हुई थी कब? 1648 ईस्वी में। मुगलों से मतभेद होता है कब? 1657 ईस्वी में। अफजल खां का प्रकरण जो है तो ये 1659 ईस्वी में होता है। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना ये 1664 ईस्वी में होता है। तो इस प्रकार इनका सही अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले चाकन किले पर विजय, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ होता है, फिर अफजल खां का प्रकरण होता है, फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना होता है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो ये मराठा प्रशासन में थी, जिसमें ये 8 कौन थे देख लेते हैं। 8 मंत्रियों को पेशवा थे, जो पेशवा थे तो ये राजा का प्रधानमंत्री था। अमात्य अथवा ये जो मजमू आधार थे तो ये वित्त एवं राजस्व मंत्री का कार्य देखते थे। वाक्य नवीस या मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के ये प्रतिदिन के कार्यवाहियों का विवरण रखते थे। सचिव अथवा जो ये सुरनवीस थे तो ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री का कार्य देखते थे। सेनापति या सर ये नौबतीय सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करते थे। पंडित राव जो थे ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के मतलब ये अनुदानों का दायित्व निभाते थे। और न्यायाधीश जो थे तो ये मुख्य न्यायाधीश का कार्य करते थे।
देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ये किया था किसने? शिवाजी ने। अष्टप्रधान संबंधित थी किससे? शिवाजी से। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य में राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो ये सहायता करती थी अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य में? शिवाजी के राज्य में। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित थे अधिकारी। कौन कौन से अधिकारी सम्मिलित थे? देखते हैं यहाँ पर जो है कुछ ज्यादा ही मतलब चला गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, शिवाजी के अष्टप्रधान जो है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में अधिकारी थे। तो अधिकारी थे कौन? मजूमदार थे, दबीर थे, वाकनीस थे और सुरनीस थे। ये सभी थे यहाँ पर। नेक्स्ट, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। सरनोबात का पद जो है किससे संबंध था? तो ये सैन्य प्रशासन से संबंध था। शिवाजी के समय में सरनोबात का पद जो है ये सैन्य प्रशासन से संबंध था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? वह था सुमंत, या सुमंत कहते थे उसको। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था क्या? सुमंत। विदेश मंत्री कहलाता था सुमंत। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ये सहायता करती थी शिवाजी के राज्य प्रबंध में। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, करेक्ट है। कारण है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। बिल्कुल यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मंत्री जो है अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट है। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। जो ही 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे, वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, मतलब यहाँ पर बात की कि प्रत्येक मंत्री जो है अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये सही है कि वो जो है मतलब ये मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि उनसे जो है पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ये अष्टप्रधान जो मतलब तो ये शिवाजी के सचिवों की भांति कार्य करते थे और शिवाजी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते थे, ना कि मतलब उनका कोई अपना स्वतंत्र वो अधिकार था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? बात हो रही है रजत मुद्रा नहीं थी, बाकी तांबे की हो सकती है, सोने की हो सकती है। रजत मुद्रा नहीं थी, तो वो कौन थी? रूका। बाकी रुपया, टका और लारी ये सभी थी। ये रजत मुद्रा नहीं थी। रूका जो है ये तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी, टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित ये रजत मुद्राएं थी। नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? ये बनाया था किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनका सबका यहाँ पर शासनकाल पूछा जा रहा है, सही अरेंजमेंट। तो सबसे पहले शासनकाल था किसका? आता है बालाजी, यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है बालाजी विश्वनाथ का। उसके बाद आता है बाजीराव का, फिर आएगा बालाजी बाजीराव का, और सबसे बाद में आता है किसका? माधवराव का। इनकी डेट यहाँ पर देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल ये 1713 से लेकर 1720 ईस्वी के बीच में रहता है। और 1720 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र ये बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल ये 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद आ जाता है बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा बनते हैं और 1761 तक पेशवा बने रहते हैं। माधवराव का शासनकाल जो है तो ये 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पर इनका सबका भी सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है उनका शासन रहता है संभाजी का होता है। संभाजी के बाद में शासन आता है राजा राम का, फिर आ जाता है शिवाजी द्वितीय का, और सबसे बाद में आता है छत्रपति साहू जी का। तो डेट यहाँ पर देख लेते हैं, इनकी भी बहुत मतलब डेट यहाँ पर ये सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संभाजी ये 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक रहते हैं,
छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ये। फिर उसके बाद राजा राम जो कि 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहते हैं, ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। फिर शिवाजी द्वितीय जो है तो ये 1700 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहते हैं और ये राजा राम के पुत्र थे। छत्रपति साहू जी तो ये 1708 से लेकर 1749 ईस्वी तक रहते हैं और ये जो है संभाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1750 में 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। बिल्कुल कथन यहाँ पर करेक्ट है। कारण है शाहू के उत्तराधिकारी जो हैं, शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं और ये इसकी सही एक्सप्लेन भी करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद होने पर शाहू ने ये बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय तक पेशवा पद जो है पैतृक बन गया था। इसके पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ जाती है और 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है। इसके तहत ये संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हुई। इसके पश्चात जो है मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह जाते हैं और महलों के महापौर रह जाते हैं और वास्तविक संस्थापक जो मराठा संगठन का है कौन हो जाता है, वो पेशवा बन जाता है, वास्तविक नेता मराठा संगठन का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक बन गए थे। तो ये बालाजी बाजीराव के समय से मराठा जो है ये नाम मात्र के रह जाते हैं और पेशवा जो है वास्तविक शासक बन जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथन है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। कारण है मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। यहाँ पर अगर ये भारतीय वाला शब्द न दिया रहता तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो सकता था, बाकी ये भारतीय राष्ट्र की जो बात कर दी गई, इसी कारण ये कथन जो है यही कारण यहाँ पर गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को जो है संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। परंतु मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। मतलब भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का उसमें अभाव था। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो मराठा नेतृत्व था ये ताराबाई के हाथों में। राजा राम जो कि 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शाहू के प्रतिनिधि के रूप में ये मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से वो संघर्ष उन्होंने जारी रखा। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उस समय मराठा नेतृत्व जो था तो ये ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट है निम्नांकित ये मराठा देवियों जिसने 1700 ईस्वी से आगे जो है ये मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी। तो वह कौन थी, वह थी ताराबाई। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ये दिया है सी ऑप्शन में, ताराबाई थी। उन्होंने जो है मुगलों से संघर्ष जारी रखा था तथा रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत भी लिया था। नेक्स्ट है सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ये संबंधित थी किससे, तो इसका संबंध था मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था किस नाम से, ये जाना जाता था जो है ये चौथ के नाम से, चौथ के नाम से जाना जाता था। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त कर दिया जाता था। ये कर लिया जाता था और उनसे कहा जाता था, उन्हें जिनसे कर लिया जाता था उन्हें मुगलई कहा जाता था। और इसमें उनसे कहा जाता था कि जो भी कोई भी पड़ोसी राज्य हो तो हैं तो ये पड़ोसी राज्य जो है तो ये मराठों के आक्रमण और उनके जो है लूटपाट से बचे रहेंगे। यहाँ पर जो है मराठे ये लूटपाट वगैरह नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन थे। वह थे काशीराज पंडित। पानीपत का युद्ध हुआ था कब, 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ
नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुआ था। मराठे जो है बुरी तरह इसमें पराजित हो गए थे। देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। यहाँ पर तात्कालिक कारण जो था तो ये था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि ये अहमद शाह अब्दाली का एक वायसराय था तैमूर शाह, इसको जो है लाहौर से निष्कासित कर दिया गया था मराठों के द्वारा, इसी का ये बदला लेना चाहते थे, यही इसका तात्कालिक कारण था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वह मुगल प्रसाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। मराठों को हराया था किसने, अफगानों ने। ये पानीपत के मतलब तीसरे युद्ध में ही जो कि 14 जनवरी 1761 को होता है, इसी में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली मतलब जो कि अफगान था इसके बीच होता है। इसमें मराठा का सेना जो है नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, तो ये सदाशिव भाऊ ने किया था। मराठे इसमें बुरी तरह से जो है पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था कब, 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, 14 जनवरी 1761 को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो ये कौन था, ये था नजीब खान। कौन था, नजीब खान था। देखेंगे नेक्स्ट है एक यहाँ पर मोडी लिपि थी मराठों के साम्राज्य में, तो मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था। ये मराठों के साम्राज्य की मतलब एक लिपि थी और मराठों के ये प्रपत्रों में लिखने वगैरह में इसका उपयोग किया जाता था, मोडी लिपि का। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि और जो है इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो के साथ में इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।